नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों हम देख रहे थे आदिकाल और संपूर्ण आदिकाल दोस्तों हम कवर कर रहे हैं। और आदिकाल में दोस्तों हमने पार्ट 1 देखा है जिसमें हमने 50 क्वेश्चन देखे थे। जिसने नहीं देखे हैं दोस्तों वो प्लेलिस्ट में जाके उसको पहले ज़रूर देख लें और उसके बाद ही दोस्तों आप पार्ट 2 को देखें। दोस्तों आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे आदिकाल और यहाँ पर हम 51 से आज चलेंगे। और हर क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि आप जानती हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन जो हैं हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है 51 नंबर। आपको बताना है, इसका आंसर करना है कि विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है। तो आप जानती हैं पदावली जो है ये विद्यापति की रचना है और इसमें दोस्तों आपको पूछा गया है किस रस की प्रधानता है। ऑप्शन देखिए, वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस या फिर वात्सल्य रस। क्या हो जाएगा दोस्तों 51 का राइट आंसर? 51 का राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। ठीक है, याद रखेंगे पदावली में किस रस की प्रधानता है, तो श्रृंगार रस की प्रधानता है दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। 52 में क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आंसर कीजिए। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? आपको बताना है हिंदी साहित्य में जो प्रारंभिक काल है उसको आदिकाल नाम किसने दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो याद रखेंगे प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से आपको कई प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, इनका जन्म पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, जैसे आपका इनकी रचनाएं हैं जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका जो है इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका जो है ये रचना किसकी है? ये रचना है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, साथ ही साथ बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, पूछा जाएगा आपको बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, इसके साथ साथ जो है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाओं में आता है दोस्तों अशोक के फूल। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, अशोक के फूल। ठीक है, अशोक के फूल। तो अशोक के फूल दोस्तों ये इनका क्या है? निबंध संग्रह है। ये भी याद रखेंगे क्या है? निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, निबंध संग्रह। और दोस्तों साथ ही साथ आपको याद रखना है ये कब आया था निबंध संग्रह? ये आया था इनका 1948 में। ठीक है, 1939 में आया था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अगली जो इनकी रचना है वो है कल्पलता। ठीक है, क्या है हजारी प्रसाद की अगली रचना? क्या है? कल्पलता। ठीक है, कल्पलता। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि कल्पलता जो है इसको किसने लिखा है? ठीक है, आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। साथ ही साथ दोस्तों इनकी रचना है कल्पलता के साथ साथ आप याद रखेंगे चारु चंद्रलेख। ठीक है, चारु चंद्रलेख। ठीक है, चारु चंद्रलेख दोस्तों ये भी इनकी रचना है। चारु चंद्रलेख ये उपन्यास है दोस्तों। कभी ये ऐसा भी पूछ लिया जाएगा आपको कि चारु चंद्रलेख जो है ये क्या है? नाटक है, उपन्यास है, क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही उपन्यास है दोस्तों चारु चंद्रलेख। ठीक है, चारु चंद्रलेख के साथ साथ याद रखेंगे कुटज। ठीक है, कुटज किसका है दोस्तों? कुटज भी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और एक कुटज जो है दोस्तों ये निबंध संग्रह है। ठीक है, क्या है? निबंध संग्रह है। ठीक है, ये भी आपको साथ साथ याद रखना है। ठीक है, कुटज के साथ साथ इनका है दोस्तों आलोक पर्व। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आलोक पर्व। ठीक है, आलोक पर्व। ठीक है, आलोक पर्व जो है दोस्तों ये किसका है?
किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है आलोक पर्व। और ये भी क्या है? निबंध संग्रह है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, क्या है ये? निबंध संग्रह है। ठीक है, क्या है? निबंध संग्रह है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, इसी के लिए जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को क्या मिला था? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। ठीक है, ये भी साथ में आप याद रखेंगे। ठीक है, पहले पूछा गया है तो आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसके साथ अन्य रचनाओं की बात करें तो अनामदास का पोथा भी दोस्तों, ये भी रचना इन्हीं की है, अनामदास का पोथा। ठीक है, अनामदास का पोथा। ठीक है, अनामदास का पोथा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है दोस्तों। ठीक है, ये भी जो है इनका उपन्यास है दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्लियर है? तो सारी रचनाएं आपको याद रखनी है। हिंदी साहित्य की भूमिका, बाण भट्ट की आत्मकथा, कल्पलता, ठीक है, अशोक के फूल, ठीक है, साथ ही साथ चारूचंद्र लेख, कुटज, आलोक पर्व, अनामदास का पोथा, ठीक है, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, ये भी इन्हीं की रचना है। तो ये सारी रचनाएं दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। आपको सारी जो है दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। 53 का आंसर करेंगे। 53 है दोस्तों, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? आपको बताना है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ जो है किसने लिखा है। ऑप्शन देखिए, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य चतुरसेन, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर? 53 का राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ जो है ये किसने लिखा है? तो याद रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए 54 में दोस्तों आपको आंसर करना है, इनमें से किस संस्था का गठन बाबू श्याम सुंदर दास ने किया है? ऑप्शन देखिए, हिंदी विद्यापीठ, हिंदी साहित्य का सम्मेलन, नागरी प्रचारणी सभा या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताइए, इनमें से किस संस्था का गठन जो है बाबू श्याम सुंदर दास ने किया है? क्या हो जाएगा दोस्तों 54 का राइट आंसर? 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका नागरी प्रचारणी सभा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना है दोस्तों, नागरी प्रचारणी जो सभा है इसका जो गठन है वो किसने किया और कब किया, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें कि नागरी प्रचारणी जो सभा है दोस्तों, इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 16 जुलाई 1893 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे 16 जुलाई 1893 में क्या हुआ था दोस्तों? नागरी प्रचारणी सभा का गठन हुआ था। अगर पूछा जाता है आपको कहाँ हुआ था, ठीक है, तो याद रखेंगे ये हुआ था वाराणसी यानी कि काशी में। ठीक है, काशी में दोस्तों याद रखेंगे नागरी प्रचारणी सभा का गठन हुआ था। कब हुआ था? 16 जुलाई 1893 में हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों, इसकी स्थापना जो है श्याम सुंदर दास, ठीक है, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने मिलकर की थी। तो यहाँ पर आपका बाबू श्याम सुंदर दास के साथ दोस्तों आपको अन्य दो नाम भी याद रखने हैं। ठीक है, एक तो बाबू श्याम सुंदर दास, इसके बाद आपको याद रखना है, ठीक है, राम नारायण मिश्र। ठीक है, राम नारायण, ठीक है, राम नारायण मिश्र। ठीक है, राम नारायण मिश्र और दूसरा आपको याद रखना है शिव कुमार सिंह। ठीक है, शिव कुमार सिंह। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो है श्याम सुंदर दास इसमें प्रमुख थे। इनके साथ दोस्तों राम नारायण मिश्र और शिव कुमार भी इनके साथ दोस्तों इनने मिलकर जो है इस सभा की स्थापना की। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि नागरी प्रचारणी सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पहले तो आपको गठन याद रखना है कि नागरी प्रचारणी सभा का गठन जो है 16 जुलाई 1893 में काशी में हुआ था। किसने किया था? श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। ठीक है, इसका पहला अध्यक्ष कौन था? ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा का दोस्तों जो पहला अध्यक्ष था इसका कौन था, पूछा जा सकता है आपको, पहला अध्यक्ष। ठीक है, तो नागरी प्रचारणी सभा का दोस्तों पहला अध्यक्ष कौन था? पहला अध्यक्ष था दोस्तों राधा कृष्ण दास। ठीक है, नाम याद रखेंगे, राधा कृष्ण दास। ठीक है, नाम याद रखेंगे, आपको पूछा जाएगा कि नागरी प्रचारणी सभा का पहले अध्यक्ष कौन थे इसके, तो याद रखेंगे राधा कृष्ण दास। क्लियर है?
चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की है। तो आप सभी ने दोस्तों ये आरती सुनी होगी, ओम जय जगदीश हरे। दोस्तों ये आरती जो है इसकी रचना किसने की है? ऑप्शन देखिए, गजानंद, शिवानंद या फिर श्रद्धा राम फुलौरी या फिलौरी भी कह सकते हैं, या फिर हरिहर स्वामी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 55 का प्रसिद्ध आरती है दोस्तों ओम जय जगदीश हरे, इसकी रचना किसने की थी? 55 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रद्धा राम फुलौरी। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका जो है श्रद्धा राम फुलौरी नहीं होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है अगर ऑप्शन में श्रद्धाराम फुलौरी आपको नहीं मिला तो याद रखेंगे इनका अन्य नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, अन्य नाम क्या है इनका? पंडित श्रद्धाराम शर्मा। ठीक है, पंडित श्रद्धाराम शर्मा। ठीक है, इनका जो है अन्य नाम क्या है? पंडित श्रद्धाराम शर्मा भी नाम से भी इनको जानते हैं दोस्तों। ठीक है, और श्रद्धाराम फिलौरी भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको अगर ये नहीं मिला तो ये जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रसिद्ध आरती ओम जय जगदीश हरे की रचना जो है किसने की? ये की दोस्तों पंडित श्रद्धाराम शर्मा ने। ठीक है, जिन्हें श्रद्धाराम फिलौरी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया 55। और इसकी रचना जो है दोस्तों, इस आरती की जो रचना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1870 के आसपास। ठीक है, 1870 के आसपास जो है इसकी रचना हुई थी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों आपका। क्या है देखिए 56, प्राकृत पैगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्राकृत पैंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? ऑप्शन देखिए, काव्य शास्त्र, न्याय शास्त्र, दर्शन शास्त्र या फिर छंद शास्त्र। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? प्राकृत पैंगलम। ठीक है, आपको बताना है प्राकृत पैंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है। तो 56 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ये छंद शास्त्र जो है दोस्तों, छंद शास्त्र से जो है ये केंद्रित रचना है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 56 का। साथ ही साथ दोस्तों प्राकृत पैंगलम को दोस्तों प्राकृत पिंगल सूत्र भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है प्राकृत पैंगलम को जो है किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? प्राकृत, ठीक है, प्राकृत पिंगल सूत्र, प्राकृत पिंगल सूत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। 57 का आंसर करेंगे, इनमें से बीसलदेव रासू की रचयिता कौन है? तो आप सभी जानते हैं बीसलदेव रासू किसने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, जगनिक चंद बरदाई, नरपति नाल या फिर भट्ट केदार। क्या हो जाएगा राइट आंसर 57 का? बीसलदेव रासू की रचयिता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 57 का। क्या हो जाएगा 57 का राइट आंसर? नरपति नाल। ठीक है, किसकी रचना है? नरपति नाल की रचना है दोस्तों बीसलदेव रासू। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला देखिए 58, इसका आंसर कीजिए। 58 है दोस्तों, ढोला मारू रा दुहा के रचयिता कौन थे? ठीक है, ढोला मारू रा दुहा। ठीक है, इसके रचयिता कौन थे? ऑप्शन देखिए, स्वयंभू, राम सिंह, कुशल प्रकाश या फिर कुशल लाभ। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 58 का? ढोला मारू रा दुहा के रचयिता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा कुशल लाभ। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। 59 का आंसर करेंगे दोस्तों। 59 है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? ठीक है, ये तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ये मैंने कई बार आपको हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट हम देख रहे हैं वहाँ पर आपको मैंने बताया था। अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, पुष्पदंत, स्वयंभू, राम सिंह या फिर अब्दुल रहमान। तो दोस्तों 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है ये कहा जाता है दोस्तों स्वयंभू को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों स्वयंभू की प्रमुख रचनाएं आपको पूछी जाती हैं। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं आपको याद रखनी है, कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, जैसे आपका पौमचरिव,
ठीक है। इनकी प्रमुख रचना है दोस्तों पौमचरिव, ठीक है। पौमचरिव के साथ साथ दोस्तों रिठनेमी चरित इनकी रचना है, ठीक है। रिठनेमी रिठनेमी चरिव, ठीक है। रिठनेमी चरिव इनकी रचना है। साथ ही साथ स्वयंभू छंदस इनकी रचना है, ठीक है। स्वयंभू छंदस, ठीक है। स्वयंभू छंदस भी इनकी रचना है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये जो है स्वयंभू की प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। इनको जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। 60 का आंसर करेंगे, जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई है। आपको बताना है जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन देखिए, रामचरित, महापुराण, पौमचरिव या फिर रामचंद्रिका। तो 60 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था। 60 का राइट आंसर हो जाएगा पौमचरिव, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 61 में आपको आंसर करना है आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए, ठीक है। आपको बताना है आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक जो है किस साहित्य में रचे गए। नाथ साहित्य में, जैन साहित्य में, सिद्ध साहित्य में या फिर रासो साहित्य में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए 61 का। आदिकाल में चरित काव्य जो है सर्वाधिक जो है किस साहित्य में रचे गए। तो 61 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैन साहित्य में रचे गए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, खालिक बारी की रचयिता कौन थे। आपको बताना है खालिक बारी के रचयिता कौन थे। ऑप्शन देखिए, रसखान, खुसरो, रहीम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, खालिक बारी। तो खालिक बारी के रचयिता कौन थे दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों अमीर खुसरो की बात हो रही है, तो अमीर खुसरो दोस्तों आप जानती हैं, अमीर खुसरो जो है ये महान इंडो फारसी कवि रहे हैं और संगीतकार रहे हैं, विद्वान रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और इनको कहा जाता है दोस्तों तूतीय हिंद, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा पूछा जाएगा, तूतीय हिंद किसको कहा जाता है, ठीक है। तूतीय हिंद, ठीक है। तूतीय हिंद किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है, ठीक है। यानी कि भारत का तोता इनको कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, ठीक है। अमीर खुसरो के गुरु आपको पूछा जा सकता है कौन थे, तो इनके गुरु थे दोस्तों कौन थे, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। कौन थे, निजामुद्दीन, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया जो है दोस्तों इनके क्या थे, गुरु थे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इनकी प्रमुख रचनाएं पूछी जा सकती हैं आपको खुसरो की। तो यहाँ पर इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपने अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं अमीर खुसरो की, तो एक एक करके आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे आपको फर्स्ट में याद रखना है दोस्तों, इनकी जो रचना है, कौन सी रचना है, नूह सिपीहर इनकी रचना है, ठीक है। नूह नूह सिपीहर किसकी रचना है, आपको पूछा जा सकता है, अमीर खुसरो की रचना है, ठीक है। साथ ही साथ खजाई उल फुतू, ठीक है। इनकी अच्छी तरह आपने ध्यान रखना है दोस्तों, आपको पूछा जाएगा खजाई, ठीक है, खजाई उल फुतू, ठीक है, खजाई उल फुतू, ठीक है। ये भी दोस्तों किसकी रचना है, ये भी जो है किसकी प्रसिद्ध रचना है, अमीर खुसरो की, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों किरान उस सादीन, ठीक है, याद रखेंगे किरान किरान उस सादीन, ठीक है, सादीन, ठीक है। तो किरान उस सादीन भी इनकी रचना है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आयने सिकंदरी भी इनकी रचना है, ठीक है। कौन सी रचना है, आयने सिकंदरी, आयने सिकंदरी, ठीक है। आयने सिकंदरी किसकी रचना है, अगर आपको पूछा जाएगा तो ये भी रचना किसकी है, अमीर खुसरो की है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। तो यहाँ पर देखिए
क्वेश्चन का आंसर कीजिए। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? आपको बताना है खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? ऑप्शन देखिए, मैथिली शरण गुप्त, अमीर खुसरो, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर स्वयंभू। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 63 का? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमीर खुसरो। ठीक है, याद रखेंगे। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? तो अमीर खुसरो थे दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 64 में 64 का आंसर करेंगे, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? ऑप्शन देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर शिव कुमार मिश्र या फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ जो है ये लिखा है दोस्तों, किसने लिखा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, सारी रचनाएं आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, जितनी भी रचनाएं मैं आपको बता रहा हूँ सारी रचनाएं दोस्तों आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा दोस्तों आप जानते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? जैसे हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है दोस्तों, ये अब इन्होंने कब लिखा था आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ये इन्होंने लिखा था दोस्तों 1938 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा की प्रमुख रचनाएं आपको पूछी जा सकती हैं। ठीक है, कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं? जैसे आपका वीर हमीर। ठीक है, ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी बताया था। वीर हमीर, वीर हमीर किसकी रचना है आपको पूछा जा सकता है। ये रचना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। ठीक है, साथ ही साथ चित्तौड़ की चिंता। ठीक है, बताया था ना मैंने आपको, चित्तौड़ की चिंता किसकी रचना है? ठीक है, चित्तौड़ की चिंता। ठीक है, चित्तौड़ की चिंता ये रचना किसकी है? राम कुमार वर्मा की है। साथ ही साथ इनकी रचना है दोस्तों अंजलि। ठीक है, कौन सी रचना है इनकी? अंजलि इनकी रचना है। ठीक है, अंजलि के साथ साथ याद रखेंगे अभिशाप। ठीक है, कौन सी रचना है इनकी? अभिशाप। ठीक है, अभिशाप भी जो है इन्हीं की रचना है। ठीक है, अभिशाप के साथ साथ दोस्तों आपको याद रखना है रेशमी टाई। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर आपको ध्यान होगा तो, रेशमी टाई जो है ये किसकी रचना है? ठीक है, रेशमी टाई। तो रेशमी टाई क्या है ये भी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, रेशमी टाई किसकी रचना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। ठीक है, ये क्या है? एक एकांकी है दोस्तों। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको तो आपको याद रखना है एकांकी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हो गया। ठीक है, रिमझिम इनकी रचना है दोस्तों। ठीक है, रिमझिम। ठीक है, रिमझिम जो है किसकी रचना है? ये भी राम कुमार वर्मा की है। ठीक है, सारे आपको दोस्तों ध्यान में रखने हैं। ठीक है, राम कुमार वर्मा की रचनाएं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 में 65 में दोस्तों आपको बताना है पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? ठीक है, पृथ्वीराज रासो बताइए इसको किस वर्ग में रखेंगे? श्रृंगार गाथा में, वीर गाथा में या फिर सांस्कृतिक महाकाव्य में या फिर राजनीतिक महाकाव्य में? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 65 का? 65 का राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो को आप दोस्तों वीर गाथा में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वीर गाथा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है दोस्तों पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन थे? 66 में देखिए पाहुड़ दोहा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था पाहुड़ दोहा किसने लिखा है। ऑप्शन देखिए राम सिंह, पुष्पदंत, धनपाल या फिर सरहपा। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 66 का? पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा राम सिंह। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं? आपको बताना है राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित जो दोहा कोश है, इस दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं जो हैं संपादित की गई हैं? ऑप्शन देखिए सरहपा, गोरखनाथ, जालंधर नाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर 67 का? दोहा कोश में दोस्तों किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं? राहुल सांकृत्यायन द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा सरहपा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 68 इसका आंसर कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों, आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की? ठीक है, आपको बताना है आदिकाल में मनोरंजक साहित्य। ठीक है, तो मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की आदिकाल में? चंद्रवरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो या फिर गोरखनाथ? क्या हो जाएगा राइट आंसर? दोस्तों आदिकाल के जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, उन सभी पर दोस्तों हम एक एक करके हम इसको डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अमीर खुसरो। ठीक है, याद रखेंगे अमीर खुसरो ने दोस्तों आदिकाल में मनोरंजक जो है साहित्य की रचना की। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको बताना है गोरखबानी के संपादक कौन है? ऑप्शन देखिए, श्याम सुंदर दास, माता प्रसाद गुप्त, पीताम्बर दत्त बर्थवाल या फिर विद्यापति? क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 69 का? गोरखबानी के संपादक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे गोरखबानी के संपादक कौन रहे? पीताम्बर दत्त बर्थवाल। पीताम्बर दत्त बर्थवाल दोस्तों आप जानती हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो गोरखबानी है इसका प्रकाशन यानी कि कब प्रकाशित हुई? ठीक है, प्रकाशित कब हुई ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये प्रकाशित हुई थी दोस्तों 1930 में। ठीक है, 1930 में प्रकाशित हुई थी गोरखबानी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों पीताम्बर दत्त बर्थवाल की बात करें तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे आपका रामानंद की हिंदी रचनाएं हैं उनकी। ठीक है, मकरंद हो गया। ठीक है, साथ ही साथ प्राणायाम विज्ञान व कला हो गया। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान से आत्मचिकित्सा। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना एक दिन कि ध्यान से आत्मचिकित्सा किसकी रचना है? ठीक है, तो ये रचना है पीताम्बर दत्त बर्थवाल की। ठीक है, तो आपको दोस्तों अच्छे से इनकी जो है रचनाएं देख लेनी है। ठीक है, जैसे पीताम्बर दत्त बर्थवाल हैं, इनकी रचनाएं मैंने बताया आपको अभी। मकरंद इनकी रचना है दोस्तों, मकरंद। ठीक है, मकरंद किसकी रचना है पूछा जा सकता है आपको, पीताम्बर दत्त बर्थवाल की है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों प्राणायाम विज्ञान व कला। ठीक है, प्राणायाम प्राणायाम विज्ञान प्राणायाम विज्ञान एवं कला। ठीक है, कला, तो ये भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, ध्यान से आत्मचिकित्सा, ध्यान से आत्मचिकित्सा। ठीक है, आत्मचिकित्सा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ध्यान से आत्मचिकित्सा भी इनकी रचना है। ठीक है, मकरंद भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, प्राणायाम विज्ञान और कला भी इन्हीं की रचना है। साथ ही साथ रामानंद की हिंदी रचनाएं भी इन्हीं की। तो आपको सारी रचनाएं जो है पीताम्बर दत्त बर्थवाल की याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको बताना है दोस्तों विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों विद्यापति की जो पदावली है इसकी रचना किस भाषा में हुई है? मागधी, बांग्ला, अपभ्रंश या फिर मैथिली? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो आप सभी जानते हैं 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यापति दोस्तों क्या कहा जाता है इनको? मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं राइट आंसर हो जाएगा मैथिली। ठीक है, तो इनने जो पदावली लिखी है दोस्तों किस भाषा में लिखी है? मैथिली में लिखी है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जो विद्यापति हैं दोस्तों इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ये पूछी जाती हैं। ठीक है, विद्यापति की प्रमुख रचनाएं दोस्तों आपको याद रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया था कीर्तिलता। ठीक है, ये कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कीर्तिलता किसकी रचना है? ठीक है, कीर्तिलता हो गया। ठीक है, कीर्तिलता के साथ साथ पदावली हो गया आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपका है पदावली। ठीक है, पदावली के साथ साथ कौन सी रचना है इनकी? और कीर्ति पताका है। ठीक है, कौन सी है? कीर्ति पताका। ठीक है, कीर्ति पताका किसकी रचना है? ये भी विद्यापति की रचना है। ठीक है, कीर्ति पताका। पुरुष परीक्षा है इनकी। ठीक है, क्या है? पुरुष परीक्षा। पूछा जा सकता है आपको कि पुरुष परीक्षा किसकी रचना है। ठीक, पुरुष परीक्षा के साथ साथ इनकी रचना है दोस्तों भू परिक्रमा। ठीक है, क्या है? भू परिक्रमा। भू परिक्रमा होगी। ठीक है, साथ ही साथ गोरख विजय भी इनकी रचना है दोस्तों, गोरख विजय। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं गोरख विजय। ठीक है, थोड़ा पेन जो है प्रॉपर नहीं चल रही। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, गोरख विजय जो है ये रचना भी इन्हीं की है। ये एक इनका क्या है? नाटक है दोस्तों विद्यापति का।
ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको कि विद्यापति द्वारा रचित जो नाटक है कौन सा है, तो याद रखेंगे गोरख विजय जो है इनका नाटक है। ठीक है, चलिए सारी रचनाएं आपको याद रखनी है विद्यापति की। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 71, इसका आंसर करेंगे वर्ण रत्नाकर की रचयिता कौन है। आपको बताना है 71 में वर्ण रत्नाकर। ठीक है, तो वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? स्वयंभू हैं, ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं, विद्यापति हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में कराया था। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ठीक है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ठीक है, क्लियर है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। आपको बताना है अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, पिंगल, डिंगल, सौरसेनी, या फिर इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको अच्छे से समझाया था दोस्तों कि जो आपका डिंगल और पिंगल भाषा है, ठीक है, इसके बारे में अच्छे से मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पर 72 का राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से कौन सी भाषा बनी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डिंगल। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 72 का। ठीक है, डिंगल और पिंगल दोस्तों आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे आपका डिंगल है दोस्तों, ये डिंगल भाषा जो है ये पश्चिमी राजस्थान में जो है बोली जाती है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की दोस्तों ये भाषा है। ठीक है, साथ ही साथ पिंगल भाषा की बात करें तो ये पूर्वी में आ जाती है, पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थान। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोनों, टिंगल और पिंगल। ठीक है, और पिंगल भाषा जो है दोस्तों, पिंगल भाषा को ब्रज भाषा का ही एक पुराना या साहित्यिक रूप भी माना जाता है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, और जो डिंगल भाषा है दोस्तों, डिंगल भाषा जो है ये इसमें जो है किसकी प्रधानता होती है? डिंगल भाषा में वीर रस की प्रधानता। ठीक है, आप जरूर दोस्तों पुराने जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट बताए हैं वहाँ उनको आप जरूर देखिए वन बाय वन, वहाँ पर जो है आपको डिटेल में मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, वीर रस की प्रधानता किसमें है? वीर रस की प्रधानता डिंगल में, डिंगल भाषा में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से कौन सी भाषा बनी है? डिंगल बनी है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर पश्चिमी राजस्थान और अपभ्रंश का मिश्रण आपको पूछा जाएगा तब आप डिंगल कहेंगे। पिंगल आपका ब्रज भाषा का ही एक क्या है, एक इसको एक पुराना या साहित्यिक रूप माना जाता है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में 73 का आंसर करना है आलखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है। आलखंड जो है दोस्तों किसका लोकप्रिय नाम है, बताइए। आलखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमाण रासो, या फिर हमीर रासो। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 73 का आलखंड जो है किस रचना का लोकप्रिय नाम है? तो ये परमाल रासो का दोस्तों लोकप्रिय नाम है। ठीक है, याद रखेंगे, कभी अब आपको जो है परमाल रासो अगर ऑप्शन में ना मिले, आलखंड मिले, तो आप आंसर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, याद रखेंगे, आलखंड जो है दोस्तों इसी को जो है परमाल रासो इसको कहते हैं। ठीक है, आलखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? परमाल रासो का। परमाल रासो किसने लिखा है दोस्तों इस रचना को? तो ये आप ध्यान रखेंगे, किसकी रचना है परमाल रासो? तो ये है दोस्तों जगनिक की रचना। ठीक है, किसकी है? जगनिक की रचना है, इसको भी याद रखेंगे। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर करेंगे दोस्तों। 74 है इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। आपको बताना है इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है किसे माना जाता है। बीसलदेव रासु, परमाल रासु, पृथ्वीराज रासु, या फिर खुमाण रासु। क्या हो जाएगा 74 का राइट आंसर? 74 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासु। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वीराज रासु की बात करें दोस्तों, पृथ्वीराज रासु की रचना किसने की है? तो आप सभी जानते हैं इसकी रचना की है चंद वरदाई ने। ठीक है, चंद वरदाई। ठीक है, चंद वरदाई ने दोस्तों पृथ्वीराज रासु की रचना की है। ठीक है, पृथ्वीराज रासु दोस्तों ब्रज भाषा में रचित एक महाकाव्य है। आपको पूछ लिया जाएगा पृथ्वीराज रासु किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखेंगे ये लिखा गया है ब्रज भाषा में। ठीक है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और ये क्या है? ये एक महाकाव्य है। ठीक, क्या है? महाकाव्य है। ठीक है,
साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है। पृथ्वीराज चौहान की विजयों का इसमें, उनके जीवन का इसमें वर्णन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों पृथ्वीराज रासो से। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। 75 में दोस्तों आपको आंसर करना है खुमान रासो में लगभग कितने छंद हैं। चलिए आंसर कीजिए 75 का खुमान रासो दोस्तों। ठीक है, किसकी रचना है ये खुमान रासो, बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि खुमान रासो जो है किसने लिखा है इसको। इसमें कितने छंद हैं दोस्तों, 1000, 2000, 4000 या फिर 5000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका 75 का डी यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। 5000 छंद हैं दोस्तों खुमान रासो में। ठीक है, खुमान रासो दोस्तों इसके रचयिता हैं दलपति विजय। ठीक है, कौन है इनका, इसके रचयिता कौन है खुमान रासो किसने लिखा है, दलपति विजय ने। ठीक है, दलपति विजय। ठीक है, क्या है इसमें दोस्तों, आपको याद रखना है खुमान रासो में दोस्तों चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों और मेवाड़ राजवंश का इसमें चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। 76 में आपको आंसर करना है रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, रासक छंद में यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन में जो आपका सी ऑप्शन है, यहाँ पर 29 की जगह पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 29 की जगह 21 करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, इसको आप करेक्ट कर लें। ठीक है, तो रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, 20, 25, 21 या 24। क्या हो जाएगा राइट आंसर 76 का। रासक छंद में दोस्तों कुल कितनी मात्राएं होती हैं, कुल होती हैं इसमें 21 मात्राएं। ठीक है, यही आपका राइट है दोस्तों। यहाँ पर लिखने में थोड़ा आपका 21 की जगह जो है 29 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कट करके आप 21 करेंगे। ठीक है, बात करें दोस्तों रासक छंद की। रासक दोस्तों क्या है, रासक ये है एक प्राचीन और लोकप्रिय अपभ्रंश की हिंदी का जो है क्या है, एक मात्रिक छंद है। ठीक है, रासक क्या है, एक प्राचीन मात्रिक छंद है। ठीक है, मात्रिक छंद। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसका दोस्तों प्रयोग जो है रासक का प्रयोग जो है आदिकालीन रासो काव्यों में वीर एवं श्रृंगार रस के वर्णन हेतु किया जाता था। ठीक है, रासक जो है दोस्तों ये गेय छंद होते हैं। गेय छंद यानी कि गाने योग्य जो छंद होते हैं। और कुल जो है रासक छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, अगर आपको पूछा जाएगा तो इनमें इसमें जो है 21 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 21 याद रखेंगे। ठीक है, और रासक जो है दोस्तों, रासक छंद एक कैसा छंद है, एक मात्रिक छंद है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। 77 का आंसर करेंगे। 77 है दोस्तों जैन मत का प्रचार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक था। ठीक है, मैंने आपको जैन धर्म जब बताया था, जैन साहित्य के बारे में जब मैंने आपको बताया था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जैन मत का प्रचार जो है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक था। आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा 77 का, गुजरात। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 78 में। 78 में आपको आंसर करना है इनमें से कौन सा विद्वान रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका, रामचंद्र शुक्ल, कवि राजा श्यामल दास या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा विद्वान जो है रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है। ये मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, तो यहाँ पर 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। रासो को जो है दोस्तों किसने अर्ध प्रमाणिक रचना माना है, तो आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 79। 79 में आपको बताना है दोस्तों जलहण कौन था। ठीक है, चलिए बताइए जलहण कौन था। पृथ्वीराज का मित्र था, चंद्रवरदाई का पुत्र था, या फिर पृथ्वीराज का सेनापति था, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, जलहण कौन था दोस्तों, जलहण कौन था, जलहण था आपका चंद्रवरदाई का पुत्र। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे चंद्रवरदाई का पुत्र कौन था, जलहण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। 80 में आपको याद रखना है दोस्तों बीसल देव रासो में कुल कितने छंद है, आपको बताना है बीसल देव रासो। ठीक है, कुल कितने छंद हैं इसमें, 100, 125, 135 या फिर 140। बताइए। साथ ही साथ आप जानती हैं, अभी बताया था मैंने आपको, बीसल देव रासो किसने लिखा है। ठीक है, ये लिखा है नरपति नाल ने। ठीक है,
इसको अच्छे से याद रखेंगे, नरपति नाल। ठीक है, नरपति नाल की रचना है दोस्तों विसलदेव रासो, और ये आदिकाल की प्रमुख रचना है दोस्तों विसलदेव रासो। इसमें छंदों की संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 80 का। इसमें दोस्तों 125 छंद है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखेंगे, विसलदेव रासो में छंदों की संख्या अगर आपको पूछा जाएगा तो याद रखेंगे 125 से 128, जो इसकी मूल प्रति है उसके अनुसार। ठीक है, अगर आपको 25 ऑप्शन में ना दिखे तो 128 दिखे तो उसको आप कर सकते हैं राइट। ठीक है, 125 से, ठीक है, 125 से 128। ठीक है, ये दोनों आपको मिलेंगे ऑप्शन में। ठीक है, यानी कि या तो 125 मिलेगा ऑप्शन में या फिर 128 मिलेगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए 81। 81 में बताना है दोस्तों खुमाण रासो की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है। ठीक है, तो आपको बताना है खुमाण रासो। अभी ऊपर बताया था खुमाण रासो जो है दोस्तों, इसके रचयिता कौन है, दलपति विजय। ठीक है, इस खुमाण रासो की जो प्रमाणिक प्रति है वो कहाँ संग्रहित की गई है, जयपुर संग्रहालय में, मथुरा संग्रहालय में, पुणे संग्रहालय में या फिर ग्वालियर संग्रहालय में। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 81 का। खुमाण रासो की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पुणे संग्रहालय। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, खुमाण रासो किसने लिखा है, अभी बताया मैंने आपको, ये दलपति विजय ने लिखा है खुमाण रासो। और इसमें दोस्तों चित्तौड़ नरेश खुमाण के युद्धों और मेवाड़ राजवंश का चित्रण देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 में आंसर करना है, नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सर्वाधिक पड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको कराया है, नाथ संप्रदाय का प्रभाव जो है हिंदी के किस कवि पर सर्वाधिक पड़ा। ऑप्शन देखिए, विद्यापति, कबीर, सुंदरदास या फिर नानक। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 82 का, क्या हो जाएगा, नाथ संप्रदाय का प्रभाव जो है सबसे अधिक पड़ा दोस्तों किस पर पड़ा, कबीर पर। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। 83 का आंसर करें, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे। आपको बताना है विद्यापति जो है ये किस मत के अनुयायी थे, सूफी, वैष्णव, शैव या फिर शाक्त। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 83 में, विद्यापति जो है ये किस मत के अनुयायी थे, तो दोस्तों ये थे शैव मत के अनुयायी। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। 84 में पूछा गया है दोस्तों, विद्यापति जो है किस राजा के दरबारी कवि थे। ठीक है, विद्यापति जो है किस राजा के दरबारी कवि थे। ऑप्शन देखिए, राजा जय सिंह, राजा शिव सिंह, राजा भानु प्रताप सिंह या फिर राजा हिम्मत सिंह। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 84 का, विद्यापति जो है दोस्तों ये किस राजा के दरबारी कवि थे, तो राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे दोस्तों। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85। 85 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 85 है दोस्तों, भविष्यत कथा की रचयिता का नाम बताइए। ठीक है, आपको बताना है भविष्यत कथा किसने इसकी रचना की है। ऑप्शन देखिए, स्वयंभू, पुष्पदंत, सरहपा या फिर धनपाल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 85 का, भविष्यत कथा की रचयिता का नाम जो है दोस्तों वो है धनपाल। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। क्वेश्चन नंबर 86 है, किस कवि को जो है अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी। ये भी मैंने आपको बताया था, किस कवि को अभिनव जयदेव कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, विद्यापति, अमीर खुसरो, स्वयंभू या फिर चंद बरदाई। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए, किस कवि को जो है अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी। 86 का राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका 86 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 87 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 87 है दोस्तों, चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया था। ठीक है, परमाल रासो, आलखंड, पृथ्वीराज रासो या फिर बीसल देव रासो। क्या हो जाएगा राइट आंसर, चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर आल्हखंड। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 88 आंसर कीजिए दोस्तों। यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी किस रासो काव्य के लिए है? ठीक है, यानी कि आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने टिप्पणी की है दोस्तों रासो काव्य के लिए। किस रासो काव्य के लिए टिप्पणी की है कि यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं? ऑप्शन देखिए, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो या फिर खुमार रासो। क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर 88 का राइट आंसर हो जाएगा परमाल रासो। ठीक है, याद रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है परमाल रासो पर टिप्पणी की है कि यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। ठीक है, तो परमाल रासो आप जानती हैं, इसकी रचयिता मैंने आपको बताया था, इसकी रचयिता कौन है? जगनिक। ठीक है, कौन है इसके रचयिता? जगनिक हैं। और परमाल रासो को जो है आला खंड के नाम से भी जाना जाता है, मैंने ऊपर आपको बताया था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 89 में आपको बताना है कौन सी रचना शालिभद्र सूरी की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना शालिभद्र सूरी की नहीं है? ऑप्शन देखिए, बुद्धिरास, भरतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरित रास या फिर चंदन वाला रास। क्या हो जाएगा राइट आंसर 89 का? देखिए दोस्तों, शालिभद्र सूरी की रचनाएं मैंने आपको बताई थी। ठीक है, शालिभद्र सूरी की रचनाएं आपको जहाँ पर पहला है बुद्धिरास, ये भी शालिभद्र सूरी की रचना है। ठीक है, नहीं है पूछा है। ठीक है, उसके बाद देखिए भरतेश्वर बाहुबली रास, ये भी रचना है शालिभद्र सूरी की। ठीक है, पंच पांडव चरित रास भी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चंदन वाला रास नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों रचनाएं जो हैं किसकी हैं? शालिभद्र सूरी की हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बुद्धिरास, भरतेश्वर बाहुबली रास और पंच पांडव चरित रास। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, इसका आंसर करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किस पद्धति का अनुसरण किया? ठीक है, तो आप जानती हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसमें दोस्तों किस पद्धति का उन्होंने अनुसरण किया है? तो नीचे देखिए कौन सी पद्धति का अनुसरण किया। वर्णानुक्रम, कालानुक्रमी पद्धति या फिर विधेयवादी पद्धति या फिर वैज्ञानिक पद्धति। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 90 का? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पद्धति का अनुसरण किया? राइट आंसर हो जाएगा विधेयवादी पद्धति। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों, विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति दोस्तों साहित्य इतिहास लेखन की जो है ये सबसे वैज्ञानिक और प्रमाणिक विधि है। ठीक है, सबसे वैज्ञानिक और प्रमाणिक। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, सबसे वैज्ञानिक और प्रमाणिक। ठीक है, प्रमाणिक विधि इसको माना जाता है दोस्तों, विधेयवादी पद्धति को। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि विधेयवादी पद्धति का हिंदी में सर्वप्रथम जो है प्रयोग किसने किया? ठीक है, इस पद्धति का हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि विधेयवादी पद्धति का प्रयोग हिंदी में सर्वप्रथम किसने किया? ठीक है, तो नाम याद रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, दोस्तों सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।